बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम लिखेंगे डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन हमने डिराइव करनी है ये वाली इक्वेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब ये सी पी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सी वी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आर क्या है? गैस कांस्टेंट। यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को माइनस करें जब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, तो आंसर आता है आर। ठीक है, ये इसको हमने प्रूव करना है, डिराइव करना है इस इक्वेशन को। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एक हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास आइडियल गैस है। सपोज ये एक और कंटेनर है। ठीक है, इसमें भी एक गैस है। अब इसको हमने देखना है, इसको हमने हीट सप्लाई करनी है। ठीक है, क्यू इस कंटेनर को हमने हीट सप्लाई की, लेकिन ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जब आप इसको हीट देंगे तो ये सारी की सारी हीट, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी हमने इस ऊपर से इसको प्रेशर लगाना है। ठीक है, ताकि इसका वॉल्यूम चेंज ना हो। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो जाहिर है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क ही नहीं परफॉर्म होगा, तो सारी की सारी जो हीट सप्लाइड है वो क्या करेगी? वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। इंटरनल एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल्स जो है वो फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब वो फास्टली मूव करना शुरू करेंगे तो हम जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होगी, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी जो भी आप इसको हीट देंगे, इसको सिस्टम को सप्लाई करेंगे, वो सारी की सारी क्या करेगी? उसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। लेकिन दूसरी सूरत में अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, आप हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसमें क्या होगा कि जो आपने हीट सप्लाई की है उसने दो काम करने हैं। एक तो ये कि वो एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, ई को। दूसरा ये कि वो कुछ वर्क परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो नहीं है, तो ये पिस्टन जो है ये ऊपर मूव कर जाएगा। पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर चला गया। इतना चेंज आया किसमें? वॉल्यूम में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसने दो काम किए। एक तो ये इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ किया, प्लस उसने क्या किया? वर्क परफॉर्म किया। ठीक है, अब दो काम किए। अब ये जो हीट थी, इसने दो काम किए, यानी एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, लेकिन साथ ही उसने वर्क भी परफॉर्म किया। दो काम किए इस हीट सप्लाई ने। अगर फ़र्ज़ करें कि आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं, इधर भी 1000, इधर भी 1000, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सारी की सारी हीट सप्लाई ने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, एनर्जी इंक्रीज़ की। यहाँ पर जो आपने 1000 जॉउल इसको हीट सप्लाई की, उसमें से फ़र्ज़ करें कि जो है वो 500 यूज़ हो गई इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करने में, और 500 जॉउल यूज़ हो गई वर्क परफॉर्म करने में। तो इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर कम चेंज होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम चेंज होगा। तो अगर हम सेम टेम्परेचर चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितना इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था उतना ही इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। यानी जो सी पी होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए सी वी से, अगर हम दोनों का टेम्परेचर सेम डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करना चाहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सी पी जो है वो ग्रेटर देन सी वी। अब ये डिफरेंस कितना है, यानी हमें कितनी ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? तो ये हमें सी पी माइनस सी वी हमें मालूम करना है। ठीक है, अब सी पी माइनस सी वी मालूम करने के लिए हमें दोनों की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। हमें पता है कि सी पी जो है वो किसके बराबर होती है? डी एच ओवर डी टी के। ये हमने कल देखा था। ठीक है, कि जो आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं वो क्या करती है? एंथैल्पी को चेंज करती है। ठीक है, यानी डी एच ओवर डी टी के। और जो सी वी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो क्या करती है? वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, डी ई ओवर डी टी। अब ये दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, कि सी पी माइनस सी वी, सी पी की वैल्यू क्या है? डी एच ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी, माइनस सी वी, सी वी की वैल्यू क्या है? डी ई ओवर डी टी। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहाँ तक ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है कि एंथैल्पी जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, H इज इक्वल टू E प्लस PV। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर जो जनरल गैस इक्वेशन है वो देखें तो वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम N लेते हैं 1 मोल, यानी हम 1 मोल लेते हैं गैस का, तो ये PV आ जाएगा RT के बराबर। ठीक है। अब ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, ये PV की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा H विल बी इक्वल टू E प्लस RT। ठीक है। अब हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी हमने टेम्परेचर से इसको पूरी इक्वेशन को डिराइव कर देना है। तो ये आ जाएगा DH ओवर DT, ये भी आ जाएगा DE ओवर DT, यानी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, यानी चेंज के हिसाब से इसको लिख रहे हैं और साथ हमने टेम्परेचर से डिवाइड कर देना है, प्लस R तो कांस्टेंट है और DT ओवर DT ओवर DT ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है। ये आ गया DH ओवर DT। ठीक है। अब इसको अगर हम इक्वेशन को इधर ले आए तो ये माइनस DE ओवर DT विल बी इक्वल टू R। ठीक है। अच्छा, अब ये भी DH ओवर DT माइनस DE ओवर DT है, और ये जो हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी ये भी क्या है, DH ओवर DT माइनस DE ओवर DT। यानी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करने से, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4। ठीक है। तो CP माइनस CV, देखिए इनकी दोनों की एक साइड इक्वल है तो इसका मतलब दूसरी साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी CP माइनस CV विल बी इक्वल टू R। ये थी हमारी फाइनल इक्वेशन जो कि हमने डिराइव कर दी और इसको प्रूव कर दिया।